डियर स्टूडेंट, आपके मुगल काल में पहला टॉपिक चल रहा था बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी और इसका शासनकाल माना जाता है 1526 से 1530 ईस्वी। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि बाबर ने प्रथम आक्रमण 1519 में किया था, पांचवा व अंतिम आक्रमण 1525 ईस्वी में किया था। उसके बाद वापस अपने क्षेत्र या अपने प्रदेश नहीं गया था और इसके पश्चात पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध आदि के बारे में विस्तार से अपन ने कल चर्चा की थी। पानीपत के युद्ध के पश्चात इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मध्यकाल का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। एकमात्र कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की पराजय का कारण क्या था? बाबर की तुलगुमा पद्धति, उस्मानी विधि और अफगानियों का विश्वासघात। उसी प्रकार फिर खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में। इस युद्ध के दौरान सांगा के तीर लगने के कारण युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा, उसे ले जाया गया और पीछे सेना का मनोबल गिर गया और इसकी वजह से जीती हुई बाजी राजपूत हार गए। इसके पश्चात अब देखिए नेक्स्ट जो है अपने चंदेरी का युद्ध। जो हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी। किस किस के मध्य? बाबर व मेदिन राय के मध्य। मेदिन राय कौन था? मालवा का शासक था ये। खानवा का युद्ध जो हुआ 16 मार्च 1527 ईस्वी में, उस समय राणा सांगा का साथ दिया था इस मेदिन राय ने, जो कि कहाँ का शासक था? मालवा का शासक। खानवा के युद्ध में राणा सांगा तो पराजित हो गया, लेकिन बाबर ने देखा कि राजपूतों की जो शक्ति है पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है अभी तक, और यह भी एक राजपूत था। अतः इसका पूर्णतया दमन करने के लिए ही बाबर ने मेदिन राय पर आक्रमण किया। यह युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 ईस्वी में, जो इतिहास में चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मेदिन राय पूर्णतया पराजित हुआ व मारा गया। इस प्रकार तीसरे निर्णायक युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई। इसके पश्चात घाघरा का युद्ध जो हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में। किस किस के मध्य? बाबर व बिहार और बंगाल की संयुक्त सेनाओं के मध्य, नुसरत खां, महमूद लोदी आदि के मध्य। क्योंकि बिहार का शासक था जो कि एक अफगान था महमूद, और बंगाल का था नुसरत खां। इन दोनों की संयुक्त सेनाओं के साथ घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में फिर निर्णायक रूप से बाबर को विजय प्राप्त हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानों की शक्ति का पूर्णतया दमन नहीं हो सका। इब्राहिम लोदी अफगान था, यहाँ पर जो युद्ध हुआ यहाँ पर भी अफगानी थे, लेकिन अफगानों की शक्ति का पूर्णतया दमन नहीं हो पाया। और इन्हीं अफगानों के उत्तराधिकारियों ने हुमायूं के शासनकाल के दौरान बड़ी समस्याएं उत्पन्न की थी। और घाघरा का युद्ध मध्यकाल का पहला ऐसा युद्ध है जो जल व थल दोनों ही स्थानों पर लड़ा गया। एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा युद्ध है मध्यकालीन जो जल व थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया, तो वो था घाघरा का युद्ध। इसके अलावा एक जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर आप बाबर के जो युद्ध है उसमें जो विजय प्राप्त की उसका अगर क्रम याद रखना चाहते हैं तो सीधा सा सिंपल है,
पानी की खान में चंदेरी का घाघरा। क्योंकि मान लो अगर बाबर के इतिहास के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन आपके 20 नंबर का, तो बाबर के जो भारत पर आक्रमण के जो क्रम वाइज थे उनका क्रम निर्धारण अगर आपको इस ट्रिक से याद रह जाता तो बहुत सटीक है, क्योंकि तारीख व सन तो याद रखना बहुत पॉसिबल नहीं होता, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए सीधा पानी क्या है, पानीपत, फिर कौन सा युद्ध हुआ, खान हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ और फिर घाघरा का युद्ध। ठीक है, अपने को तारीख वगैरह याद नहीं है, अगर तारीख याद है तो बेस्ट है, लेकिन अपने को इस ट्रिक से अपने को इन चारों युद्धों का क्रम याद है तो अपन विस्तार से चर्चा तो कर सकते हैं। और इस प्रकार 1526 ईस्वी में पानीपत, 27 में खान हुआ, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के पश्चात अपने साम्राज्य का अच्छी तरीके से विस्तार किया। लेकिन यह जो राजसुख जो था बाबर के नसीब में ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। क्यों? क्योंकि कहा जाता है घाघरा के युद्ध में विजय के पश्चात करीब 1.5 वर्ष पश्चात ही लगभग बाबर की मृत्यु हो गई। कब हुई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, यानी 25 में आक्रमण किया, 5वां आक्रमण, 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खान हुआ, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। वहां इससे पहले आरामबाग, जिसका दूसरा नाम है नूर अफगान बाग, जिसका निर्माण बाबर ने खुद करवाया था, वहां पर इसे दफना दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि बाबर की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के कारण, कि बाबर की अभिलाषा थी भाई मुझे मेरे शहर में ही दफनाया जाना चाहिए, तो फिर इसकी अस्थियों को निकाला गया और फिर काबुल में इसे दफनाया गया। तो इस प्रकार बाबर का चैप्टर क्लोज होता है। और देखिए बाबर बहुत बड़ा विद्वान भी था, क्योंकि बाबर ने कुछ ग्रंथों का निर्माण किया है, कुछ कानून की पुस्तकों का निर्माण किया है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए टॉपिक नेक्स्ट है आपके सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें पहला है बाबर नामा, जिसी का दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। यानी बाबर ने इस ग्रंथ को खुद लिखा है, उसकी आत्मकथा थी बाबर की, जिसका नाम क्या है? बाबरनामा। इसी का दूसरा नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, जो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्क भाषा में। इस बाबरनामा में बाबर ने भारतीय राजाओं की तारीफ भी की है, जिसमें एकमात्र था दक्षिण का राजा कृष्णदेवराय। उसकी बहुत तारीफ की है कि वास्तव में बहुत वीर शासक था कृष्णदेवराय। इस बाबरनामा में बाबर ने सांगा पर ही आरोप लगाया था कि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा, लेकिन साथ नहीं दिया। तो एकमात्र इसी ग्रंथ से इस बात की पुष्टि होती है। इस बाबरनामा में बाबर ने भारत के बारे में भी वर्णन लिखा है। भारत की तो बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है कि चारों तरफ हरियाली है, धन धान्य से परिपूर्ण प्रदेश है भारत। लेकिन भारत में रहने वाले भारतवासियों की तारीफ नहीं की, उसे बिल्कुल निम्न बताया गया कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है,
सही ढंग से नहीं रहते, जानवरों की तरह रहते हैं। यानी सीधा सिंपल है, भारत प्रदेश की तारीफ की है लेकिन भारतीयों की आलोचना की है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाबरनामा तुर्क भाषा में बाबर ने लिखी आत्मकथा है, इसी का दूसरा नाम तुजुक बाबरी। इसी ग्रंथ में भारत की तारीफ की गई है, भारतीयों की आलोचना की गई। दूसरा, सांगा पर आरोप भी इसी ग्रंथ में लगाया गया है। इसके अलावा दक्षिण के शासक कृष्णदेव राय की भी इसने तारीफ की है। इसका पारसी भाषा में अनुवाद इस ग्रंथ का अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था पारसी भाषा में। वह अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? हरमन ब्रेवरीज ने। पारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने और अंग्रेजी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद किया था हरमन ब्रेवरीज ने। इसके अलावा बाबर ने एक ग्रंथ और लिखा, दीवान, जो कि काव्य शैली में था। जिसकी भाषा थी तुर्क। इसके अलावा मुंबईयान ग्रंथ का निर्माण किया, जो कि क्या थी? मुस्लिम कानून की पुस्तक, यानी धर्म ग्रंथ कह सकते हैं मुस्लिमों का। इसके अलावा बाबर ने आरामबाग का निर्माण करवाया। इसके अलावा बाबर ने एक अन्य ग्रंथ लिखा जिसे कहा जाता है खत ए बाबरी या रिसाल ए उपज। इसके अलावा भूमि नापने के लिए इसने एक गजे बाबरी, एक नाप का एक तरीका था, उसे भी विकसित किया बाबर ने। इस प्रकार अल्प समय में ही बाबर ने बहुत कुछ कार्य अपने शासनकाल के दौरान कर दिया। अब बाबर के साथ ही कोहिनूर हीरा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उस समय हुमायूं भी बाबर के साथ था और बाबर ने हुमायूं, जो कि उसका पुत्र था, उसको आदेश दिया था कि ग्वालियर किले पर आक्रमण कीजिए। और ग्वालियर किले पर उस समय विक्रमादित्य के अधीन था ग्वालियर किला, वहाँ पर हुमायूं ने आक्रमण किया। विक्रमादित्य ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और भेंट स्वरूप हुमायूं को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी प्रदान किया। यह वही कोहिनूर हीरा है जो कि अलाउद्दीन खिलजी को मिला था दक्षिण भारत में विजय के पश्चात। और यह कोहिनूर हीरा मुगलों के पास आ गया, ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य के द्वारा, और हुमायूं ने यह हीरा, कोहिनूर हीरा, बाबर को ग्वालियर पहुंचने पर भेंट किया। यही कोहिनूर हीरा मुगलों के पास से होते हुए नादिर शाह के पास पहुंचा, क्योंकि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो वो मोहम्मद शाह था उस समय यहाँ का शासक। तो उस समय यहाँ से मयूर सिंहासन, जो कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित था, और कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। और उससे यानी नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा, अहमद शाह अब्दाली से उसके पुत्र के पास, और उसके पुत्र से पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पास, और रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने ले लिया। तो इसी के साथ आपका ये है फर्स्ट लेसन समाप्त होता है। कोहिनूर हीरे के बारे में मैंने आपको लिखाया इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं पूछा जाना है, और आप लोगों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि लगभग आपका 50% से लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
कल जो लेसन प्रारंभ होगा, कल लेसन होगा हुमायूं, जो कि बाबर का ही पुत्र था और बाबर ने ही उसका नाम रखा था हुमायूं, जिसका नाम होता है कुश नसीब। थैंक यू।